हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 5 MCQs डेली डिस्कस करेंगे। तो उस सीरीज में आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो आज हम इंडिया जीएस पॉलिटी के 5 MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके आगामी CGPSC प्यून में, ADEO एग्ज़ाम में, हॉस्टल वार्डन में एवं ABEO पेपर 1 में, ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं 5 MCQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। सदन में बजट पेश किया जाता है। इसका सही क्रम क्या है? आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको क्या बताना है, सही क्रम क्या होता है, यानी कि पहले क्या होता है बजट प्रक्रिया के दौरान। हमारे ऑप्शंस है, यही चीज हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नोट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑन द बजट प्रोसेस इन इंडिया। बजट प्रोसेस इन इंडिया: demands for grants from various ministries and departments including railways are considered by the respective standing committee. The broad underlying principles and the policies of the budget are discussed. Cut motion is brought in Lok Sabha. The budget is presented in the House. हमारे ऑप्शंस निम्नलिखित हैं। what is its correct sequence? हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। बजट प्रोसेस इन इंडिया देखते हैं, सबसे पहले होता क्या है। तो भारत में जब बजट प्रक्रिया होती है, यानी कि बजट जब पेश किया जाता है, तो होता क्या क्या है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट आया है। तो बजट जो है, जिसे क्या कहा जाता है, यदि हम बजट की बात करें तो बजट को हमारे भारतीय संविधान में क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे जाना जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज हमें याद रखना है कि बजट कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लिखा क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे भारत में जब बजट प्रक्रिया में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता क्या है? तो सबसे पहले सदन में बजट पेश किया जाता है। क्या होता है? सदन में बजट पेश किया जाता है। फिर क्या होता है? तो उसमें चर्चा की जाती। क्या होता है? चर्चा की जाती है। तो बिल्कुल, तो सेकंड, फिर इसके बाद क्या है? सही क्रम बताना है। तो क्या होता है? चर्चा की जाती है। बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर क्या होता है? चर्चा की जाती। फिर क्या होता है? तो चर्चा हो गई, फिर विचार किया जाता है। विचार कौन करता है? तो स्थायी समितियां करती हैं। किस विषय में? तो रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाता है। बिल्कुल 1 हो गया। विचार करने के बाद क्या होता है? तो विचार करने के बाद लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, क्योंकि अनुदान की मांग पर विचार किया गया तो क्या किया गया? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि 3 होता है। सही क्रम हमारा क्या है? 4, 2, 1, 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, 4, 2, 1, 3 हमारा सही है। लेकिन ये तो बिल्कुल होता है, लेकिन हमें कुछ जानकारियां इससे संबंधित जो हम जान लेते हैं जब यहाँ पे बात आती है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कटौती प्रस्ताव यहाँ पे लिखा है रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालयों। अब एक एक करके आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होता है। कि हमारे देश में 2017-18 को जब बजट पेश किया गया था
तो उस समय क्या किया गया था, तो जो रेलवे का बजट था उसे जो है हमारे सामान्य बजट से मर्ज कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। कब? जब 2017-18 का जब बजट पेश किया गया था। ये जो है 1924 जब ब्रिटिश लोग हमारे यानी कि अंग्रेजी शासन हमारे भारत देश में था, तब से जो है सेपरेट रेलवे बजट पेश किया जाता था, यानी कि अलग से रेलवे बजट पेश किया जाता था। लेकिन जो कि 92 साल तक ये चला है, 92 वर्ष तक ये ऐसा ही क्रम चला है, जहां पे रेलवे बजट एक अलग बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जो कि सामान्य बजट से अलग होता था। लेकिन 2017-18 में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि अब हम क्या करेंगे कि रेलवे के बजट को हम सामान्य बजट से यानी कि रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट, रेलवे बजट सामान्य बजट से जोड़ दिया गया था। ईयर पूछा जाता है कि कब जोड़ा गया था, 2017-18 का जब बजट पेश किया गया था तब, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर पूछा जाए तो 2017 आपका आंसर बनेगा। यदि बजट पूछा गया कि कौन सा बजट, 2017-18 का बजट कब से अलग से रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो 1924 अंग्रेजों के समय से 1924 से जो है सेपरेट रेलवे बजट पेश किया जाता था, जिसे 92 ईयर्स की जो लेगेसी को इस वक्त खंडित कर दिया गया था। तो ये बात हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गई। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई रेलवे बजट के बारे में। और भी जानकारी हम इससे संबंधित जान लेते हैं, जैसे कि कटौती प्रस्ताव यहाँ पे लिखा हुआ है। कट मोशन की यदि हम बात करें तो कट मोशन पर यहाँ तो बिल्कुल पेश हो गया, पहली बात तो पेश हो जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर डिस्कशन के बाद कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन ऑन consideration on the demand for grants from various ministries and departments including railways। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सभी मंत्रालय एवं विभाग क्या करते हैं, तो सभी मंत्रालय एवं विभाग संसद के समक्ष जो है जब बजट पेश किया जाता है तो संसद के समक्ष जो है डिमांड फॉर ग्रांट अनुदान राशि के लिए जो है प्रस्तुत करते हैं अपने प्रस्ताव को, यानी कि रखते हैं कि हमें इतनी हमें अनुदान राशियां चाहिए। अब अनुदान राशि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को तो चाहिए रहता है, लेकिन एक पावर रहती है पार्लियामेंट के पास में। किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में पावर रहती है कि अनुदान राशियों को जो है ये कम कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास में इस समय जो है एक वीटो पावर आ जाता है। उस वीटो पावर की यदि हम बात करें तो उस वीटो पावर को हम बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये संसद में पार्लियामेंट के सदस्य क्या करते हैं, जो विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रखते हैं, यानी कि अनुदान राशियां जो ये मांगते हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं, कटौती कर देते हैं। अब कटौती की यदि हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलते हैं? कट मोशन बोलते हैं। अब ये जो कट मोशन है क्या, तो कट मोशन शैल डिसाइड वेयर अ कट इज, और इसमें होता क्या है, मूव्ड टू रेड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड। कटौती प्रस्ताव, नाम से पता चल रहा है क्यों यह प्रस्ताव लाया जाता है, जो अनुदान राशियां जो मांगी जा रही मंत्रालयों एवं विभागों से उसमें कटौती करने के लिए यह कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। ये कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है पॉलिसी कट मोशन। कौन सा होता है? पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है नीति कटौती प्रस्ताव, यानी कि सरकार की नीतियों में कटौती लाने की बात होती, कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत होता क्या है, यदि ये पास किया जाता है नीति कटौती प्रस्ताव, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जितनी भी राशियां डिमांड की गई हैं, जितना भी अनुदान मांगा गया है मंत्रालयों द्वारा, उसमें 1 रुपए की कमी ला दीजिए। उसमें 1 रुपए की कमी ला दीजिए। इस प्रस्ताव के अंतर्गत होता है। किसमें? तो पॉलिसी कट मोशन में। फिर उसके बाद दूसरा प्रस्ताव होता है, दूसरे प्रस्ताव का क्या नाम होता है? तो इकोनॉमी कट मोशन। ठीक है, इकोनॉमी कट मोशन, इसे आप इकोनॉमी कटौती प्रस्ताव इसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत ये होता है जब ये तो निश्चित राशि की कटौती की बात की जाती है। जब यह प्रस्ताव लाया जाता है सदस्यों द्वारा, तो उसमें क्या बोला जाता है कि एक निश्चित राशि की कटौती कर दी जाए,
स्पेसिफाइड अमाउंट को कट किया जाए, निश्चित राशि की कटौती की बात होती है, यानी कि स्पेसिफाइड अमाउंट को कट करने की बात होती है किसमें, इकोनॉमी कट मोशन में स्पेसिफाइड अमाउंट को कट कर दो। फिर उसके बाद तीसरा कटौती प्रस्ताव, तीसरा कट मोशन होता है, कौन सा होता है, तो टोकन कट मोशन होता है। कौन सा, तो टोकन कट मोशन। ये टोकन कट मोशन क्या होता है, टोकन कटौती प्रस्ताव। तो टोकन कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, इसके अंतर्गत जब यह लाया जाता है तो ये बोला जाता है कि जो भी मांगा जा रहा है, जितनी भी राशि की डिमांड की जा रही है उसमें 100 रुपए की कमी ला देना, उसमें 100 रुपए की कमी ला देना, यानी कि डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹100। यहाँ पे क्या था, डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹1। यहाँ पे क्या है, डिमांड टू बी रिड्यूस्ड फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट, डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाई अ स्पेसिफाइड अमाउंट, निश्चित राशि की कटौती, 1 रुपए की कटौती और 100 रुपए की कटौती किस पर, तो जो जितना मांगा गया है उस पर, वो पूर्ण राशि पर उतना करना है आपको, 1-1 रुपए की कटौती। ये अब हम याद कैसे करें, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, याद कैसे करें, तो बात आती है टोकन। टोकन है ना, TO लिखा हुआ है, तो टोकन को कैसे याद करोगे, T से 10 होता है ना, बिल्कुल कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। अब TO जुड़ा है, बस एक और 0 जोड़ देना, इसका मतलब 100 रुपए की कटौती की बात की है। ठीक है, याद हो जाएगा। TO से क्या होता है, तो T से क्या होता है, 10 होता है, और एक O लगा हुआ है, इसका मतलब एक 0 जोड़ना है, तो 100, यानी कि 100 रुपए की जितना भी मांग किया गया उसमें 100 रुपए की कटौती की, उसमें जो है पूर्ण रूप से 100 रुपए की कटौती करिए आप। इट इज मूव सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड, जितना मांगा गया उसमें 100 रुपए की कटौती कर दीजिए। अब पॉलिसी कट की बात होती है, तो पॉलिसी यानी कि जब ये 100 हो गया तो जो बचा है वो कितना है, 1 रुपए वाला ही है। तो यहां से हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि पॉलिसी वाले में 1 रुपए है या टोकन वाले में 1 है। तो टोकन याद रखना, T से 10 होता है, अब एक 0 और लगाना है, यानी कि 100। अब जैसे कि इकोनॉमी की बात हो, यानी कि आप अर्थव्यवस्था से इसे जोड़ दीजिए, तो अर्थव्यवस्था में मतलब एक निश्चित राशि की कटौती कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, जो है एक प्रकार से संसदीय सदस्यों के पास में एक वीटो की तरह होते हैं, जो कि मंत्रालयों एवं विभागों के द्वारा जो भी अनुदान राशियां मांगी जाती हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं, उसमें भी एक कटौती ला देते हैं। अब बात आती है, कटौती प्रस्ताव ला तो दिए हैं, लेकिन इसे स्वीकार करना है या नहीं करना है, यह किसकी जिम्मेदारी होती है, ये कौन डिसाइड करता है, वेदर कट इज एडमिसिबल और नॉट। तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा एग्जाम में आया हुआ है कि कौन ये स्वीकार करता है, ये किसकी रजामंदी से होता है कि कौन ये डिसाइड करे कि कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष यह डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, वेयर अ कट इज और इज नॉट एडमिसिबल, यानी कि यह कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो जब स्वीकार कर लिया जाता है तो ये जिससे भी स्वीकार किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको कट मोशन से समझ में आ गई होंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, संसद का जब चैप्टर पढ़ते हैं आप, यदि संविधान के अंतर्गत, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, तो ये हमें बिल्कुल पढ़ना रहता है, जो कि बार बार एग्जाम में आया है। यदि आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, चाहे वो CG व्यापम का हो, चाहे वो PSC का हो, विभिन्न एग्जाम हो, तो उसके अंतर्गत इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको कि उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार CBSE के प्रमुख के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किसके लिए उपरोक्त कथन इशारा करते हैं, पंडित नेहरू, जाकिर हुसैन, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सेम चीज आपको इंग्लिश में भी दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ इंडिया। His birthday falls in November and is celebrated as a national observance all over India. He is known for establishing India's first institute, or we can say he is known for establishing
फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड India's first Institute of Technology and University Grant Commission (UGC). He also served as the head of CBSE. To which of the following do the above statement point? पंडित नेहरू, जाकिर हुसैन, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसके बारे में ये बात की जा रही है कि वो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर किसी मंत्री, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही, जो कि पहली बात, यदि आपको कुछ चीज पता है कि नहीं पता है कि बर्थडे कब आता है कब नहीं, यदि आपको इतना पता है कि यूजीसी, ही इज नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग यूजीसी, यूजीसी की स्थापना किसने की है। आप यदि एबीईओ का पेपर दे रहे हैं, एबीईओ का पेपर दे रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आपके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के प्रश्न। अदरवाइज आप किसी भी कैटेगरी का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब पॉलिटी का ही पार्ट है, तो एग्जामिनर आपको बताए नहीं रहते कि हम कहाँ से पूछेंगे, बस वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं कि ये किस शख्सियत की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी ओर यह कथन इशारा कर रहा है। तो यह कथन इशारा कर रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ये कथन किया जा रहा है। क्या बताया गया है कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 11 नवंबर 1982 में हुआ है और इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूजीसी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जिसका बर्थडे कब होता है, तो 11 नवंबर 1982, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। संथानाम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। सेम चीज आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी, which one of the following offices was established in India? Central Economic Intelligence Bureau, Central Vigilance Commission, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बताइए संथानाम कमेटी ने किस की स्थापना की बात की थी? तो संथानाम कमेटी, एस फॉर संथानम, एस फॉर संथानम, ठीक है, स से संथानम, यहां से हिंदी वाले में से ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे। स से संथानम कमेटी और स से सतर्कता बोर्ड, सतर्कता आयोग। क्या है? स से संथानम, स से सतर्कता, इसका मतलब संथानम समिति ने किसकी स्थापना की सिफारिश की? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। याद कैसे करेंगे? तो स से सतर्कता और स से संथानम। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, बार बार पूछा गया है इस तरीके के प्रश्न। कब इसकी स्थापना हुई है? तो 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। सेम चीज इंग्लिश में मिलेगा आपको। Which of the following high courts comes under the jurisdiction of the maximum number of states UTs in India? कोलकाता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। आपसे प्रश्न है कि निम्न में से कौन से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं जिसके अंतर्गत में ज्यादा से ज्यादा राज्य या फिर केंद्र प्रशासित प्रदेश आते हैं? कोलकाता है, गुवाहाटी, मद्रास है या बॉम्बे है? इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें ना कुछ चीजें हाई कोर्ट के बारे में बिल्कुल पता होनी। आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट वाला चैप्टर कि किस तरीके से नियुक्ति होती, क्या होता है, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि सीजी व्यापम सीजीपीएससी में जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के प्रश्न हमसे बिल्कुल बनने चाहिए, जो कि आपका यदि आप देखोगे तो जीएस के साथ साथ ये जीके का पार्ट होता है, जनरल नॉलेज है। ये जनरल स्टडीज तो ठीक है लेकिन जनरल नॉलेज है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि फैक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट है। क्या क्या है आइए देखते हैं, समझते हैं। तो भारत में जो है 2 ऐसे हाई कोर्ट है। कौन कौन से हाई कोर्ट है? तो एक है गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन सा? एक है गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, और एक दूसरा है हैदराबाद हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट। ये 2 हाई कोर्ट हैं जो कि जिसके अंतर्गत राज्य आते हैं, केवल और केवल राज्य आते हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं आते हैं। क्या क्या आते हैं? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या आता है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है 5 सिस्टर स्टेट,
कौन कौन सा, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है। क्या ट्रिक बताया, इसका मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसका मतलब जब आप गुवाहाटी पढ़े, गुवाहाटी हाईकोर्ट पढ़े, तो आप बोलना अपना मनी राम पूरा लाया आम। अब आप बोलेंगे ये क्या है, अपना मनी राम पूरा लाया आम। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अपना मनी राम पूरा लाया आम, इसका मतलब ये होता है अप से होगा अरुणाचल प्रदेश, ना से होगा नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, क्या आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मेघालय और लास्ट में एक आता है आसाम। ठीक है, क्या हो गया देख लीजिए, गिन लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 राज्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट भी है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, तो आसाम में स्थित है। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल ये याद रखना है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन आता है, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो अपना मनीराम पूरा लाया आम। ये आप इस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्य को याद भी कर सकते हैं, जो कि एक पूरा क्रम है जहां पे आपको अरुणाचल, यदि आप मैप की बात करें तो इस तरीके से हमारा पूर्वोत्तर बनता है। तो उसमें यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नागालैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा आता है, फिर उसके बाद में मेघालय यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेघालय, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आसाम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूर्वोत्तर के राज्य को भी याद कर सकते हैं, साथ में आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, तो अपना मनीराम पूरा लाया आम। हैदराबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हैदराबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत तेलंगाना राज्य आता है और आंध्र प्रदेश राज्य आता है। ये दो है जहाँ पे जो कि राज्यों के साथ में जो है राज्य केवल इसके ये 2 हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें और भी हाईकोर्ट्स की, तो उसको हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, यदि हम बात करें कि कोलकाता हाईकोर्ट, ठीक है, कोलकाता हाईकोर्ट इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद यदि हम बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव आता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे मर्ज कर दिया गया है, एक हो गए हैं। ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव आते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके अंतर्गत 2 राज्य आते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा हाईकोर्ट है जिसके अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, तो 2 राज्य किसके अंतर्गत आया, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत। 2 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 राज्य किसके अंतर्गत है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत है। फिर बात आती है केरला हाईकोर्ट, तो केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एक तो केरला आता है और कौन सा आता है, तो लक्षद्वीप आता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ध्यान देना है ना, जो मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ बिल्कुल वैसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वैसा लिख रही हूँ। फिर उसके बाद यदि हम मद्रास हाईकोर्ट की बात करें, तो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत तो आता है पहली बात मद्रास, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु आप जान रहे हैं, और कौन आता है, तो पुडुचेरी आता है। कौन आता है, पुडुचेरी, तो ये भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद यदि हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब हाईकोर्ट, तो या ये इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है, तो चंडीगढ़ क्या हुआ, अगेन ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये आप देख रहे हैं कि ये जितने भी हाईकोर्ट का यहाँ पे नाम लिखा गया है वो राज्य है, और राज्य के साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में यदि हम दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, तो दिल्ली हाईकोर्ट एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि केवल स्वयं, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो दिल्ली ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी के साथ में शेयर नहीं करता कि ये राज्य है या ये केंद्र शासित, यानी कि यदि हम बात करें ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, तो स्वयं का हाईकोर्ट वाला कौन सा है, तो दिल्ली है। बाकी तो किसके साथ में शेयर कर रहे हैं, दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं।
इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की यदि हम बात करें, लद्दाख हाई कोर्ट, तो ये जो है इसके अंतर्गत कौन आता है, तो जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख जो कि अगेन एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कंबाइंड हाई कोर्ट है, इस उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद में अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत, हाई कोर्ट के बारे में कहाँ पे दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के आर्टिकल नंबर 231 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, बिगेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो बिगेस्ट हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, जिसे आप इलाहाबाद बोल सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जज की संख्या कितनी है, तो जज की संख्या 160, इसीलिए इसे बड़ा हाई कोर्ट बोला जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है सिक्किम, सिक्किम जिसकी सीट कहाँ पे, तो गैंगटॉक में है, सीट कहाँ पे, गैंगटॉक में है। इस हाई कोर्ट में कितने जज हैं, तो केवल और केवल 3 जज हैं, केवल 3 जज है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सबसे छोटा हाईकोर्ट। बड़ा कौन सा है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये सभी बात इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जो सबसे बड़ा है, कौन सा हाईकोर्ट है ऐसा है जो सबसे छोटा है, कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जहाँ पे जज की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इलाहाबाद है। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जहाँ पे जज की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम है। ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो कि, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, तो आंसर आपका बनेगा दिल्ली। ऐसा कौन सा, ऐसे कौन से राज्य हैं जो कि केवल और केवल स्वयं के हाईकोर्ट हैं, तो बाकी तो अलग अलग हो गए। उसके अलावा जो है आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन सा हाईकोर्ट है जो कि केवल राज्यों के लिए है, तो मैंने आपको बताया गुवाहाटी है आपका, गुवाहाटी जो कि 7 राज्यों के लिए। फिर उसके बाद एक दूसरा आता है जो कि हैदराबाद हाईकोर्ट जो कि इलाहाबाद और तेलंगाना के लिए। फिर पूछा जाता है ऐसा कौन सा हाईकोर्ट है जो कि 2 राज्यों के लिए है। एक बॉम्बे हाईकोर्ट है जो कि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव के लिए भी है। और एक हैदराबाद हाईकोर्ट है जो कि जिसके अंतर्गत अगेन 2 राज्य आते हैं, कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके के प्रश्न को यदि आप इस तरीके से अपने नोट्स को बनाएंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि हाईकोर्ट से इस तरीके का जीके आपके एग्जाम में आता है, इसे हम जीके बोलेंगे, ये जीएस का पार्ट नहीं होता। जीएस का पार्ट यानी कि आपको डेप्थ में स्टडी करनी है, ये तो जनरल नॉलेज है आपके लिए। तो जनरल नॉलेज है, जैसे कि यदि आप अभी प्यून का एग्जाम दे रहे हैं तो प्यून के एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एडीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो एडीईओ के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी आप इस तरीके के प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सेम चीज जो मैंने आपको बता दी, अपना मनीराम पूरा लाया आम, वही लिखा हुआ है, बस उसमें नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे आप, तो राज्यसभा हर साल 6 साल में विघटित हो जाती है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इनमें कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। सेम चीज आपको इंग्लिश में भी लिखी मिलेगी। पे अटेंशन टू द फॉलोइंग, द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड एवरी 6 years, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज डिसॉल्व्ड एवरी 6 years. Which of these statements are correct? Only one, only two, 1 and 2, none of these. बताइए कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या वो डिसॉल्व हो जाती है प्रत्येक 6 वर्ष में? क्या राज्यसभा डिसॉल्व होती है? क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व हो जाता है क्या प्रत्येक 6 वर्ष में? तो बिल्कुल नहीं होता है। क्या राज्यसभा विघटित होती है? नहीं होता है। विधान परिषद विघटित होती है? नहीं होता है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये स्थायी रहते हैं। क्यों नहीं विघटित होते? क्योंकि ये स्थायी सदन है। कौन कौन से? तो राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन होते हैं जिनका विघटन नहीं होता है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि परमानेंट हाउस है, दैट डू नॉट डिसइंटीग्रेट। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने 5 MCQ डिस्कस किए हैं, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो इस सीरीज में हम 5 MCQs डेली डिस्कस करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो कि 5 MCQ जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अभी हमारा आगामी पेपर है कौन कौन सा है,
तो प्यून है, ADEO है, हॉस्टल वार्डन है, ABO है, तो ये सभी आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे ये MCQs। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इसकी फ्री PDF, ये जो सेशन हुआ है ये MCQ सीरीज की आपको फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी फ्री PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।